अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। आज सबसे पहले खबर शामिल करेंगे पाकिस्तान से, जहां तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान अल-कादिर ट्रस्ट केस में कानून की गिरफ्त में आ गए। नाज़रीन, वैसे तो उनके खिलाफ दर्जनों केसेस हैं जिनमें करप्शन इंक्वायरियां चल रही हैं, लेकिन ये गिरफ्तारी अल-कादिर ट्रस्ट केस में इंक्वायरी के बाद की गई है। नाज़रीन, आपको ये भी बताऊं कि ये केस जिसमें इमरान खान पकड़े गए हैं, नैब की जानिब से तलबी नोटिस का खातिर खा जवाब देने में इस केस में वो नाकाम रहे। गिरफ्तारी नैब ऑर्डिनेंस और कानून के मुताबिक की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में भी इमरान खान की गिरफ्तारी को दुरुस्त करार दे दिया है। नाज़रीन, इमरान खान अपने ओहदे का फ़ायदा उठाते दूसरे मुल्कों से तोहफे में मिलने वाली घड़ी हो, कफलिंग्स हों या फिर कीमती गिफ्ट हों, वो भी तोशा खाने से औने पौने दामों ले जाते और फिर मार्केट में महंगे दामों बेच डालते। तोशा खाना केस चला तो हकीकत खुलकर सामने आ गई। शौकत खानम अस्पताल को मिलने वाली इमदाद में से $3 मिलियन सरमायाकारी में लगाए गए। इमरान खान इससे भी पहले तो इनकार करते रहे, लेकिन बाद में उन्हें ये बात अदालत के अंदर तस्लीम करना पड़ी कि उन्होंने ये रकम सरमायाकारी में लगाई थी, लेकिन 2015 में शौकत खानम को वापस दे दी थी, लेकिन जो इससे उनको प्रॉफिट हुआ था वो उन्होंने जमा नहीं कराया था। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ एक ऐसी जमात है जिस पर एक इल्ज़ाम ये भी सच साबित हुआ कि उसने बैरून मुल्क से ममनुआ फंडिंग हासिल की है। इलेक्शन कमीशन का फैसला सामने आया तो उस पर भी कई अरसे तक बोला जाने वाला झूठ पकड़ा गया, क्योंकि इमरान खान ने कमीशन में झूठा बयान हल्फी जमा करवा रखा था। नाज़रीन, इमरान खान की बात हो रही है तो आपको बताएं कि उन्होंने इस केस के जो फैसले है उस पर नज़रअंदाज होने के लिए, असरअंदाज होने के लिए केस के फैसले के दौरान खातून जज को धमकाया था, जिस पर उन्हें अदालत में मुआफ़ी भी मांगना पड़ी थी खुद वहाँ पर पेश होकर। इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद की अदालत में एक मुकदमा और भी ज़ेर समाअत है, जिसमें उन पर इल्ज़ाम ये आयद है कि वो चेरियान नामी लड़की के वालिद हैं, ताहम वो इस बच्ची को तस्लीम करने से मुसलसल इनकारी हैं। उनके वकला की जानिब से भी केस को मुसलसल इल्तवा में डालने की कोशिशें की जाती रहती हैं। नाज़रीन, अदालतों में उनकी पेशी के मौके पर उनकी हिमायतियों की जानिब से जलाओ घेराव और अमलाक को नुकसान पहुँचाने और तोड़ फोड़ के दर्जनों केसेस अदालतों में इस वक्त भी ज़ेर समाअत हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी और उन पर आयद इल्ज़ामात के हवाले से आज हमने एक खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है। ये रिपोर्ट आपको दिखाता है। मुख्तलिफ इदारों और सियासी जमातों के रहनुमाओं पर इल्जामात की बुछाड़ करने वाले इमरान खान खुद करप्शन और बेजाब्तगी के केसेस में कानून के शिकंजे में आ गए। उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। इमरान खान को नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 के सेक्शन 9A के तहत अल कादिर ट्रस्ट और तोशा खाना केस में गिरफ्तार किया गया। नैब चेयरमैन पीटीआई को वारंट गिरफ्तारी दिखाते हुए रेंजर्स की मदद से हिरासत में लेकर नैब ऑफिस रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अस्करी इदारों के खिलाफ बयानबाजी समेत दीगर केसेस में जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश हुए थे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की तरफ से मुख्तलिफ वक्तों में इदारों, उनकी सरबराहान और सियासी मुखालफिन पर संगीन इल्जामात आयद किए गए, ताहम वो खुद और उनकी अहलिया बुशरा बीबी और अहलिया की करीबी साथी फरा गोगी समेत दीगर पार्टी रहनुमा अरबों रुपए के करप्शन केसेस और इल्जामात की जद में रहे। इमरान खान की गिरफ्तारी अल कादिर ट्रस्ट केस में लाई गई है, जिसकी इब्तिदा पीटीआई दौर में उस वक्त हुई जब 50 अरब रुपए के गैर कानूनी तौर पर बरतानिया रकम मुंतकिली का इंकशाफ हुआ। उन पर इल्जाम है कि खुफिया तस्वीर के बदले 458 कनाल अराजी 24 मार्च 2011 को अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट जिला झेलम सुहावा को मुंतकिल की गई, जिस पर बुशरा बीबी के बतौर ट्रस्टी दस्तखत मौजूद हैं। शौकत खानम केस में इमरान खान ये भी इतराफ कर चुके हैं कि उन्होंने 2008 में शौकत खानम के $3 मिलियन से सरमायाकारी की, ताहम 7 साल के बाद ये रकम अस्पताल को वापस कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को तोशा खाना केस में नाअहल किया था। इस केस में इल्जाम था कि इमरान खान ने कीमती तोहफे गैर कानूनी तरीके से हासिल किए। इनमें 5 रोलेक्स घड़ियां 14 नवंबर 2018 को कतर की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ की जानिब से पेश किया गया आईफोन, कफ लिंक्स, एक अंगूठी, 18 सितंबर 2020 को सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से दिया गया पेंट कोट का कपड़ा, ग्राफ गिफ्ट स्पेशल एडिशन मक्का टाइम पीस,
और एक 18 कैरात सोने और हीरे का ग्राफ पेन, एक अंगूठी, कफ लिंक्स और मक्का की एक माइक्रो पेंटिंग शामिल है। पीटीआई दौरे हुकूमत में एक किरदार फराह खान का भी सामने आया। इंतहाई बासर ये खातून इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की करीबी साथी थी, जिन पर इल्जामात हैं कि पीटीआई दौर में इनके अकाउंट्स में 3 बरसों के दौरान 84 करोड़ 70 लाख रुपए जमा कराए गए, जो इनकी आमदन से मुताबिकत नहीं रखते। एफआईए नोटिस के मुताबिक फराह के कई जाती और कंपनी अकाउंट में 841 मिलियन मौजूद पाए गए। फराह गोगी और उनकी वालदा पर भी ये इल्जाम है कि उन्होंने 26 नवंबर 2020 को सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कंपनी रजिस्टर्ड की। फराह गोगी के नाम M3 फैसलाबाद इंडस्ट्रियल जोन में गैर कानूनी तौर पर 10.5 एकड़ प्लॉट की अलॉटमेंट भी की गई। फराह गोगी आजकल बैरून मुल्क मुकीम हैं। 2018 के इलेक्शन में बरसरे इक्तदार आने वाली जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ममनुआ फॉरेन फंडिंग इल्जामात की जद में भी है। ये केस पीटीआई के अपने साबिक रुकन अकबर एस बाबर ने 2014 में इलेक्शन कमीशन में दायर किया। दरखास्त गुजार ने इल्जाम आयद किया था कि पीटीआई के बैरून ममालिक मुख्तलिफ अकाउंट्स और कंपनियां कायम हैं, जिनके जरिए लाखों डॉलर्स भिजवाए जाते रहे। इस ममनुआ फंडिंग की तफसीलात इलेक्शन कमीशन से भी छुपाई गईं। इन इल्जामात के मुताबिक अमेरिका में 2 लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनियां इमरान खान के दस्तखत से रजिस्टर्ड करवाई गईं और उनसे 19,98,700 और 6,69,000 डॉलर्स पार्टी को मुंतकिल हुए। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बरतानिया, डेनमार्क समेत दीगर मुल्कों से अरबों डॉलर की गैर मुल्की फंडिंग का इंकशाफ इलेक्शन कमीशन में जेर समात मुकदमे में सामने आया। एक इल्जाम यह भी था कि तहरीक इंसाफ हर साल 52 मिलियन रुपए गैर कानूनी तरीका हुंडी के जरिए मंगवाती थी और दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर ने केस दायर करते वक्त इसके सबूत भी फराहम किए थे। सबसे अहम इल्जाम इमरान खान पर यह है कि वो 2 के बजाय 3 बच्चों के बाप हैं। उनकी एक बेटी टेरियान है, जिसे उन्होंने कभी अपनी औलाद तस्लीम नहीं किया। अपनी बेटी को जाहिर न करने के इल्जाम से मुतालिक केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जेर समात रहा। आगे बढ़ते हैं जी। सूडान की आज हमें बात करनी है, जहां फौज और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के दरमियान जंगबंदी के बावजूद झड़पों की इत्तलात मिल रही हैं। नाज़िम 25 रोज़ से फौजी सरबराह अब्दुल फताह अल बुरहान और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के मोहम्मद हमदान इनके माबैन जारी इक़्तिदार की जंग में अब तक 700 अफराद के मारे जाने की तस्दीक की गई है, जिनमें 481 आम शहरी भी शामिल हैं। 5,000 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी बताए जाते हैं। यहाँ मुस्तकिल जंगबंदी और तशद्दुद के खात्मे के लिए जद्दा में होने वाले मुज़ाकरात में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हो सका है। अरब मीडिया रिपोर्ट ये कर रहा है कि फ़रीक़ैन ताहाल किसी भी एक नुक्ते पर पहुँचने में कामयाब नहीं हो पा रहे। सऊदी अरब, जिसका सूडान से गैर मुल्की शहरियों के इनखला में इंतहाई अहम किरदार रहा है, अब सूडानी अवाम की मदद के लिए 10 करोड़ डॉलर्स की इंसानी इमदाद की फराहमी का ऐलान किया है। उसकी जानिब से फ़ज़ाई और समुद्री रास्ते से सामान को पहुँचाने की तैयारियाँ की जा रही हैं, ताकि ज़रूरतमंद अफराद जो हैं उन्हें खाने पीने की अशिया, अद्वियात और बच्चों को ख़ास तौर पर उनकी ज़रूरत की चीज़ें पहुँचाई जा सकें। इस वक्त जो अदाद शुमार सामने आ रहे हैं, उनके मुताबिक 15 मिलियन सूडानी अफराद को इंसानी इमदाद की फ़ौरी ज़रूरत है, क्योंकि सूडान में जंग के दौरान लाखों अफराद अपना घर बार छोड़ चुके हैं और वो महफूज पनाहगाहों की तलाश में दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। नाज़रीन, सूडान में फ़रीक़ैन के दरमियान जब हम मुज़ाकरात की बात करते हैं तो इसमें हमें डेडलॉक दिखाई देता है, लेकिन ये डेडलॉक क्यों है? अवाम इस लड़ाई से किस तरह से मुतासर हो रहे हैं और सूडान की सूरत हाल किस जानिब जाती दिखाई देती है? इस सब पर आज हमारे पास रिपोर्ट है। पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर मेरे साथ कलीम हुसैन साहब मौजूद होंगे, सीनियर तज्ज़ियाकार, उनसे उनका तज्ज़िया जानेंगे। अफ्रीकी मुल्क सूडान में फौजी सरबराह अब्दुल फतेह अल बुरहान और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के सरबराह मोहम्मद हमदान की हमियों में 15 अप्रैल से जारी झड़पें चौथे हफ्ते में दाखिल हो चुकी हैं। जंगबंदी माहदे के बावजूद दारुल हुकूमत खुर्तूम में वक्फे से झड़पों का सिलसिला जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 25 रोज से जारी लड़ाई में अब तक सैकड़ों शहरी हलाक और हजारों जख्मी हो चुके हैं। 1.5 लाख से ज्यादा शहरी पड़ोसी ममालिक में पनाह लेने पर मजबूर हैं, जबकि 7 लाख से ज्यादा शहरी मुल्क के अंदर नकल मकानी कर गए। कई शहरों में ईंधन, अद्वियात समेत दीगर अशिया जरूरिया की शदीद किल्लत है। मुतहारे फौजी धड़ों की झड़पों ने खुर्तूम के कुछ हिस्सों को जंगी इलाकों में तब्दील कर दिया है और बरसों की बदअमनी के बाद सिविलियन हुकूमत के क़याम के बैनुल अक़वामी हिमायत याफ्ता मंसूबे को पटड़ी से उतार दिया है।
ترک میڈیا کے مطابق گزشتہ روز شروع ہونے والی جھڑپوں اور حملوں میں 100 افراد ہلاک ہو چکے، جبکہ اس لڑائی میں اب تک 700 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ دونوں جانب سے جاری لڑائی کے باعث ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب سوڈان میں امن و امان کے لیے متحارب دھڑوں کے درمیان جدہ میں مذاکرات میں کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ فریقین تاحال کسی ایک نقطے پر پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ سوڈانی فوج کے سربراہ جنرل عبد الفتح البرہان نے کہا ہے کہ جنگ بندی کے بغیر مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں۔ خرطوم میں مستقل جنگ بندی کے بغیر RSF کے ساتھ سمجھوتا نہیں کریں گے۔ القاہرہ نیوز کو انٹرویو میں جنرل عبد الفتح البرہان نے لڑائی روکنے کے لیے مذاکرات کی میزبانی کرنے پر سعودی عرب کا شکریہ ادا کیا۔ ادھر سوڈان کو مزید تباہی اور جانی و مالی نقصان سے بچانے کے لیے عرب لیگ نے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ سعودی عرب، مصر اور لیگ آف عرب اسٹیٹس کے سیکرٹری جنرل کمیٹی کے ممبرز ہیں، جن کا کہنا ہے کہ سوڈان میں جنگ بندی کو تنازع کے مستقل خاتمے میں تبدیل کرنا ہے، کیونکہ جنگ زدہ علاقوں کے عوام جانی و مالی نقصان کے ساتھ موت کے سائے تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ انہوں نے فریقین پر زور دیا کہ وہ بھی فراخدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملکی استحکام، سلامتی اور خود مختاری کو مقدم رکھتے ہوئے تنازع کے حل کی طرف بڑھیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق 1.5 لاکھ سے زائد شہری پڑوسی ممالک میں پناہ لینے پر مجبور ہیں، جبکہ 7 لاکھ سے زیادہ شہری ملک کے اندر نقل مکانی کر گئے ہیں۔ گزشتہ ہفتے یہ تعداد تقریباً 3,40,000 تھی۔ 1,50,00,000 افراد کو فوری امداد کی ضرورت ہے۔ ایسے میں ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے سوڈانی عوام کو $10 کروڑ کی انسانی امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس امداد کے ذریعے جنگ میں بے گھر ہونے والے افراد کو انسانی امداد اور طبی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان ریلیف سینٹر کے جنرل سپروائزر عبداللہ الربیع کے مطابق وہ مقامی اور بین الاقوامی اداروں سے ضروری اجازت نامے حاصل کرنے کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ امداد ضرورت مندوں تک پہنچ جائے۔ بالکل جی، کلیم حسین صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، کال پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم کلیم صاحب۔ وعلیکم السلام، بہت بہت کلیم صاحب شکریہ۔ آپ کا شکریہ، وقت نکال رہے ہیں۔ اچھا کلیم صاحب، یہ فرمائیے گا کہ سوڈان میں جب بھی ہم امن و امان کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ جو 2 یہاں پر متحارب دھڑے ہیں ان کے درمیان جو جدہ میں مذاکرات ہوئے ان میں بھی کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے، اور فریقین جو ہیں وہ مستقل جنگ بندی پر تیار ہوتے دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ مستقل جنگ بندی نہیں ہو پا رہی ہے، اور کیا وجہ ہے کہ بات چیت کچھ مثبت سمت میں جاتی دکھائی نہیں دیتی ہے؟ بہت بہت شکریہ اسما اقبال صاحبہ۔ جی۔ یہ جو جب جنگ کی صورتحال اندرونی ہو جاتی ہے کسی ممالک میں تو اس میں بہت ضرورت ہوتی ہے کہ کنسیشنز، تو جب طرفین میں آپس میں کنسیڈ نہیں کرنا چاہتے کسی بات میں تو پھر یہ جو اس کا حل ہوتا ہے یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ بھی بہت ضرورت ہے کہ جب اختلافات ہوتا ہے تو جب ٹیبل میں آپس میں فریقین میں بیٹھتے ہیں مذاکرات کے لیے کچھ نہ کچھ آپس میں کنسیشن ضرورت ہوتی ہے، ورنہ یہ حل نہیں ہو سکتا۔ اچھا، یہ حل نہیں ہو سکتا ہے تو آپ کو پھر اب یہ کس جانب جاتا دکھائی دیتا ہے؟ کیونکہ بہت بڑی تعداد میں یہاں بہت کم روز کے اندر ایک بڑا جانی نقصان یہاں پر ہو چکا ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہت زخمی ہیں، شدید زخمی ہیں، انفراسٹرکچر یہاں پر تباہ ہو چکا ہے، لوگ اپنا گھر بار چھوڑ چکے ہیں، لیکن وہ کہاں جائیں یہ انہیں معلوم نہیں ہے، در بدر ہیں، سڑکوں پر ہیں، روڈز پر ہیں، گاؤں دیہات میں پناہ لیتے دکھائی دیتے ہیں، لیکن پناہ کہیں مل نہیں رہی ہے۔ تو یہ سچویشن اس کا مطلب ہے تھمے گی نہیں ابھی؟ ہاں دیکھیں، یہ جو کرائسس سچویشن ہیومینیٹیرین کرائسس تو بن چکی ہے، تو حال ہی میں دیکھا جائے ہم تاریخ میں دیکھ سکتے ہیں یمن میں کیا ہوا ہے، وہ بھی انٹرنیشنل بتایا جاتا ہے کہ اٹ از دا ورسٹ ہیومینیٹیرین ڈیزاسٹر جی یمن میں جو بھی ہوا تھا۔ تو انفارچونیٹلی یہ جو سودان میں جو ابھی صورتحال ہے یہ بھی ایسی حالت میں جا رہا ہے، اس کا جو رخ، لیکن اس کا رخ اس وقت تو ہے لیکن اس کا تبدیلی ہو سکتی ہے۔ تو میں نے پچھلی دفعہ بھی یہی بتایا تھا کہ ابھی تو مذاکرات کے ذریعے میں یہ بلاکس ہو رہے ہیں، اختلافات ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ مذاکرات جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا پھر ہی اس کا حل ہوگا، تو یہ اس میں اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ اچھا، یہ مذاکرات جو جاری رہنے ہیں اس کے لیے ہم نے دیکھا کہ عرب لیگ کی جانب سے ایک 3 رکنی کمیٹی بھی بنائی گئی ہے جس میں ظاہر مصر بھی ہے، سعودی عرب بھی ہے، ایک یہ جو سیکرٹری ہیں اس کے مصر اور لیگ آف عرب اسٹیٹس کے، اس کے سیکرٹری بھی اس میں شامل ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سہ فریقی کمیٹی ہے یہ کچھ کر پائے گی، کچھ بہتر نتائج نکلیں گے اس سے؟ ہاں، میرے ذاتی رائے ہے کہ اس کا امید ہے کہ یہ کچھ کر سکتے ہیں، اس لیے بیکاز سوڈان خود اس عرب لیگ کا ممبر بھی ہے، تو حال ہی میں تو ان کا تعلقات
عمر بشیر کے ساتھ بھی رہے ہیں کہ وہ تھوڑا اسلامی کا جو نظریہ تھا وہ نقطہ تھا ان کا. تو ابھی عبد الفتاح برہان کے ساتھ بھی ان کے اچھے تعلقات ہیں. یہ جو عرب لیگ ہے، یہ جو سعودی عرب کے ساتھ یہ دونوں فرقے ہیں جس وقت اختلافات آپس میں کر رہے ہیں، جھگڑا ان کے ہے، یہ انہوں نے امداد و سپورٹ بھی کیا تھا یمن کے خلاف. تو اس میں بیچ میں یہ بھی ایک ہے یہ پہلو جو چل رہا ہے. لیکن اوور آل ظاہر یہ عرب ممالک ہیں، ان کا حصہ ہے. اس کے باوجود سودان، یہ مختلف جو ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو، یہ پورا افریقن ممالک، یہ پورا حصہ اس وقت اثر ہو رہا ہے. تو ان کا حق بنتا ہے کہ یہ کوشش کریں اس کا حل کرنے کے لیے. تو یہ صرف یہی پارٹی تو نہیں ہے، اور بھی ایکٹرز اس میں انوالوڈ ہیں. یونائٹڈ نیشنز بھی ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس بھی ہیں، ٹرکی بھی ہیں، مختلف ممالک بھی اچھا، ترکی کوشش کی کر آپ رہے نے ہیں. بات کی ہے. ترکی کے صدر جو ہیں رجب طیب اردوان، انہوں نے بھی سوڈان کی صورتحال پر ظاہر تشویش کا اظہار بھی کیا ہے، لیکن آفر بھی کیا ہے کہ وہ مذاکرات دونوں کے درمیان کرا سکتے ہیں اپنی میزبانی میں. آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس میں کچھ کامیاب ہو پائیں گے، کچھ پیش رفت ہوتی دکھائی دے گی ترکی کی انوالومنٹ کے بعد؟ ترکی میں دیکھا جائے ابھی تو ان کا اپنے الیکشن بھی ابھی آنے والے ہیں. 14 میں ان کے الیکشنز ہوں گے، تو ان کا اندرونی صورتحال وہ بھی ابھی تبدیل ہونے والا ہے، کچھ ہوگا وہاں. لیکن اوور آل جو ان کے سفیر ہیں یہ پہلے ہی انوالوڈ ہیں یہ جو سودان کے جو کانفلکٹ ہے. تو ان کے سفیر وہ حصہ ڈال رہے ہیں. ان کا سفیر ایتھوپیا میں بھی گیا تھا حال ہی میں ان کے بات چیت کرنے کے لیے. تو میرا امید ہے کہ صرف جب یہ ایسے صورتحال ہوتی ہے، صرف ایک فرق کین نہیں ہوتا، ایک ممالک نہیں ہوتا اس کا حل کرنے کے لیے. مختلف ممالک وہ ان کو کچھ نہ کچھ ان کا حصہ ہوتا ہے، تو وہ خود رل مل کے اس کا حل کرتے ہیں. تو ٹرکی کا آپ کا جو سوال ہے، امید ہے کہ وہ ڈیفینیٹلی ان کا مثلاً رول ہوگا اس مذاکرات کے لیے، کچھ نہ کچھ حل نکالنے کے لیے. ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ حل نکلتا ہوا دکھائی دے گا ان مذاکرات کے بعد. بہت شکریہ سر، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. کلیم حسین صاحب سوڈان کی سچویشن پر بات کر رہے تھے. پروگرام میں بھی ایک بریک شامل کرتے ہیں. بریک سے واپسی پر جب آپ سے ملیں گے تو روس اور یوکرین کے درمیان جو جنگ جاری ہے 440 روز سے، اس جنگ کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے. ہم اپنے آئین، اپنے دستور کی 50ویں سالگرہ منا رہے ہیں. آج خیبر پختونخوا کی بہت ہی اہم یونیورسٹیز کے طلبہ و طالبات کو ہم نے یہاں پہ مدعو کیا ہے. میں عبدالولی خان یونیورسٹی کے شعبۂ قانون کے 10ویں سیمسٹر کا طالب علم. یونیورسٹی آف پشاور تیار ہیں آپ؟ 1962 کے آئین کو کس نے منسوخ کیا؟ جنرل یحییٰ خان نے. جس قدر ممکن ہو تعمیر وطن کرتے رہو، کام اپنا ہے محبان وطن کرتے رہو. آندھیوں کا کیا بھروسہ، کیا بگلوں کا یقین، روز اونچی اپنی دیواریں چمن کرتے رہو. ویلکم بیک جی. ناظرین، روس اور یوکرین کے درمیان جنگ 440ویں روز میں داخل ہو چکی ہے. آج دوسری جنگ عظیم میں نازی جرمنی کے خلاف یوم فتح کے موقع پر روس میں یوم فتح کی تقریبات بھی منعقد کی گئیں. ماسکو کے ریڈ اسکوائر پر مرکزی تقریب ہوئی جس میں بھاری ہتھیاروں کی نمائش کر کے اپنی عسکری قوت کا بھرپور مظاہرہ کیا گیا. یوکرین روس جنگ کے باعث ناظرین ماسکو سمیت دیگر شہروں میں سیکیورٹی جو ہے وہ بہت زیادہ غیر معمولی اس کے انتظامات کیے گئے تھے. دوسری جنگ عظیم میں 2.70 کروڑ سوویت شہری ہلاک ہوئے تھے. ناظرین، جب ہم ماسکو کی بات کرتے ہیں تو وہاں وکٹری پریڈ کے موقع پر روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا تھا کہ دنیا ایک ٹرننگ پوائنٹ پر ہے، روس کے خلاف حقیقی جنگ چھیڑی جا رہی ہے. انہوں نے اپنی اس اہم تقریر میں یوکرین پر روسی حملے کو دوسری جنگ عظیم کے دوران نازیزم کے خلاف جدوجہد سے جوڑنے کی بھی کوشش کی ہے. ناظرین، ایک جانب روس دوسری جنگ عظیم میں اپنی فتح کا جشن مناتا دکھائی دیتا ہے تو وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یوکرین میں یورپ ڈے منایا گیا. اس موقع پر یورپی یونین کمیشن کی سربراہ یہاں پر پہنچی اور انہوں نے کہا کہ کیف یورپ کا دھڑکتا ہوا دل ہے جسے تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا ہے. یورپی اناج کی برآمدات بڑھانے کی کوششوں میں وہ یوکرین کی مدد کریں گے، ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا.
इसी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में जो सदर हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इसके यूक्रेन के, उन्होंने अपने मुल्क की यूरोपीय यूनियन में शमूलियत की ख्वाहिश जाहिर की और उनका इस मौके पर कहना ये था कि रूस अभी तक मशरकी शहर बाखमौत पर कब्ज़ा करने में नाकाम रहा है और वो अपने मुल्क को बेहतरीन दिफा कर रहे हैं। यूक्रेनी सदर ने साथ ही ये दावा भी किया कि एक रात कबल उसके फ़ज़ाई दिफा ने कीव पर रातों रात दागे गए 15 रूसी क्रूज़ मिसाइलों को मार गिराया है। महदूद पैमाने पर रखी गई यौम फतह की तकरीबात और ताज़ा तरीन जंगी सूरत हाल जो है इस वक्त यूक्रेन के अंदर, उस पर आज हम आपको एक रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। रूस ने दूसरी जंग अजीम में नाजी जर्मनी के खिलाफ यौम फतह की तकरीब में अपनी अस्करी कुव्वत का मुजाहरा किया। मास्को में मुनाकिद की जाने वाली ये तकरीब गुज़िश्ता साल की निस्बत महदूद रखी गई, जिसमें रूस की मुसल्लह अफवाज ने परेड की और फौज की सिर्फ 51 गाड़ियों ने हिस्सा लिया, क्योंकि रूसी हुकाम ने हालिया हफ्तों में होने वाले मुबैना हमलों के बाद सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र इस तकरीब को मुख्तसर रखा था। तकरीब में काजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, बेलारूस और आर्मीनिया के रहनुमाओं ने भी शिरकत की, जिसके लिए सिक्योरिटी के गैर मामूली इक़दामात किए गए थे। दूसरी जंग अजीम में 2 करोड़ 70 लाख सोवियत शहरी हलाक हुए थे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का विक्ट्री परेड से खिताब करते हुए कहना था कि दुनिया एक टर्निंग पॉइंट पर है। इस मौके पर रूस के खिलाफ हकीकी जंग छिड़ी जा रही है। उन्होंने तकरीर में यूक्रेन पर हमले को दूसरी जंग अजीम के दौरान नाजीज़म के खिलाफ जदोजहद से जोड़ने की कोशिश की। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दूसरी जंग अजीम में रूस की फतह के जश्न को यूरोप डे के तौर पर मनाया। इस मौके पर यूरोपीय यूनियन कमीशन के सरबराह ने कहा कि वो यूक्रेन को नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि कीव यूरोप का धड़कता हुआ दिल है। और उन्होंने यूक्रेन की मदद करने से हवाले से भी अपने अज़म को दोहराया। एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सदर ज़ेलेंस्की ने अपने मुल्क की यूरोपीय यूनियन में शमूलियत की ख्वाहिश का इज़हार करते हुए कहा कि रूस अभी तक मशरकी शहर बाखमूद पर कब्जा करने में नाकाम रहा। वो अपने मुल्क को बेहतरीन दिफा कर रहे हैं। यूक्रेनी सदर ने साथ ये भी दावा किया कि एक रात कबल इसके फिजाई दिफा ने कीव पर रातों रात दागे गए 15 रूसी क्रूज मिसाइलों को मार गिराया है। दूसरी जानिब हालिया दिनों में रूस की जानिब से यूक्रेन पर पै दर पे मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। ये इतलात भी है कि रूस की जानिब से 48 घंटों के दौरान यूक्रेनी फोर्सेज और आबादी वाले इलाकों पर 61 फिजाई और भारी मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम के जरिए 52 हमले किए गए, जिनमें मुतअद्दिद हलाकतें हुई। यूक्रेन के प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि इमरजेंसी सर्विस के 6 अरकान भी रूसी गोलाबारी के दौरान जनूबी इलाके खारसून में मारे गए। रूस यूक्रेन जंग के हवाले से अमेरिका ने तुर्की को तजवीज़ दी थी कि वो रूस से खरीदे गए S-400 मिसाइल दिफाई निज़ाम को यूक्रेन के हवाले करे। ताहम अंकारा की जानिब से इस तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए उसे मुल्क की खुद मुख्तारी के हवाले से सवालिया निशान करार दिया। यूक्रेन पर रूसी हमलों के बाद मगरबी दिफाई इत्तेहाद ने अपनी फोर्सेज को हाई अलर्ट रहने के अहकामात जारी कर रखे हैं। अपने रुकन ममालिक के दिफा के लिए नेटो के जंगी बहरी जहाज, तैयारे और आबदोज़ें शुमाली अटलांटिक में फौजी मशकों में शरीक हैं। साइमा कौसे साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं जी, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर की, उनसे इस बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साइमा साहिबा। अस्सलाम, आसमा कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया साइमा, अल्हम्दुलिल्लाह। साइमा सर ये फरमाइएगा कि जब हम रूस की बात करते हैं, यूक्रेन की बात करते हैं, हालात वहाँ पर क्या हैं यूक्रेन के अंदर, ये हम सभी जानते हैं। रूस का मौक़िफ़ क्या है इस जंग पर, ये भी हमारे सामने है। लेकिन रूस की जानिब से आज मॉस्को में यौम फ़तह मनाया गया और रूसी सदर ने अपने खिताब में ये वाज़ेह पैगाम दिया कि दुनिया जो है वो टर्निंग पॉइंट पर है और अब बहुत खुलकर रशिया के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। किन कार्रवाइयों की जानिब इशारा कर रहे हैं वो, और कौन से ममालिक की जानिब इशारा है उनका? थैंक यू आसमा। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू व्लादिमीर पुतिन, वर्ल्ड जो है, दुनिया जो है वो टर्निंग पॉइंट पर तो है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। इसकी बहुत सारी वजूहात हमारे सामने हैं। दुनिया इस वक्त जो है डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रही है। अगर हम देखें तो चीन जो है उसने 41 ममालिक के साथ ये मुआहिदा किया है कि जिसके अंदर वो लोकल करेंसी के अंदर जो है वो ट्रेड करेंगे। इसी तरह इंडिया जो है उसने 18 ममालिक के साथ जो है ये एग्रीमेंट साइन
साइन किया है कि वो इंडियन करेंसी के अंदर ट्रेड होगी। तो ये छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं आपको नज़र आती हैं कि ये टर्निंग पॉइंट्स ही हैं एक्चुअली। फिर उसके बाद जो है वर्ल्ड जो है वो मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रहा है। अमेरिका की हुक्मरानी आपको हर जगह पे चैलेंज होती हुई नज़र आएगी। डेफिनेटली ये नज़र आती है। और इमर्जिंग जो पावर्स हैं इस वक़्त, सुपर पावर्स हैं, उनके अंदर चीन है, आपको इंडिया नज़र आता है, रूस है, वो नज़र आता है। अच्छा, फोर्थ पॉइंट ये कि वीक स्टेट्स जो हैं वो आपको नज़र आती होंगी कि वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, जिसके अंदर नॉर्थ कोरिया है। और फिर ये कि वो ऐसे के सुपर पावर को हमें चैलेंज करती हुई नज़र आती हैं, जो है आपने ऑब्जर्व किया होगा, आपको पता होगा कि नॉर्थ कोरिया जिसके पास न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, वो किस आँख से जो है ना वो जवाब देते हैं, किस तरह से जवाब देते हैं अमेरिका को। सो वीक स्टेट जो है उनको कंट्रोल करना जो है वो सुपर पावर के लिए हमें नज़र आता है जैसे पॉसिबल नहीं है। इसके बाद ईरान की एग्जांपल हमारे पास है कि ईरान के ऊपर इतनी इकोनॉमिक सैंक्शंस होने के बावजूद आपको उनका मोरल जो है वो कहीं पर डाउन नज़र नहीं आता, कि वो किसी तरीके से अपना जो प्रोग्राम है रोल बैक करते हुए नज़र आते हैं। सो ये सारे जो इंडिकेटर्स हैं वो हमें टर्निंग पॉइंट्स तो नज़र आ रहे हैं कि टर्निंग पॉइंट्स क्या हैं, वाकई ही टर्निंग पॉइंट्स हैं दुनिया के लिए। जी आसमा। अच्छा, एक और चीज़, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इधर होती है, तकरीब से खिताब था इनफैक्ट ये रूसी सदर का, उधर यूक्रेनी प्रेसिडेंट भी बात करते हैं, और जब वो ये जिक्र करते हैं कि जो बाखमुत पर ही अभी जो है वो पूरी तरह से कब्जा नहीं जमा पा रहा है रशिया, हज़ारहा कोशिश के बावजूद, तो वो कहीं ना कहीं ये कहते हुए महसूस होते हैं कि जंग में फतह उनके हिस्से में आ रही है। साथ ही वो एक बड़ी ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि उन्हें यूरोपीय यूनियन में शामिल किया जाना चाहिए। उनके इस आज के खिताब पे आप क्या फरमाएंगी साइमा? एक्चुअली जो उनका आज का खिताब था वो मुझे ये नज़र आया कि जैसे वो अपनी जो उनकी मुसल्लह अफवाज हैं जो कि जंग के लिए इस वक्त मैदान में हैं, उनका मोरल हाई करने के लिए, क्योंकि मैंने ये चीज़ नोट की है कि पिछले साल के मुकाबले में जो ये तकरीब मुनक़िद की गई है ये बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिकली, बहुत जो है वो रिस्ट्रिक्शन के अंदर ये सारी तकरीब हुई है, लेकिन अपनी आवाम का, अपनी फ़ौज का मोरल हमें हाई होता हुआ करते हुए नज़र आते हैं व्लादिमीर पुतिन। और फिर ये कि जो रशिया है इस वक्त वो अपनी फौज का मोरल को हाई करना, उसके जज्बे को हाई करना, जैसे कि आपको याद है कि 65 और 71 की वॉर के अंदर जो नूर जहां के नगमे थे उन्होंने जिस तरह से गरमाया था, इसी तरह एक प्रिज्मेटिक लीडर जो होता है उसकी जो तकरीर होती है वो उस वक्त बहुत कारगर साबित होती है, जब वो ये देखते हैं कि हम यहाँ पर एम्यूनिशन सप्लाई जो है, जो हथियारों की सप्लाई है वो पॉसिबल नहीं हो रही, बहुत सारी सर्टन रीजंस की वजह से, जहां पर होनी चाहिए। जैसे कि हमें यहाँ वैगनर ग्रुप जो है, जिनके चीफ पुतिन के जो हैं बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने कहा था कि हम बखमूत को सिर्फ इसी सूरत में कैप्चर कर सकते हैं कि हमें जो अभी 30% एम्यूनिशन सप्लाई हो रही है, अगर ये 100% आप कर दें तो ये सप्लाई जो है उसकी वजह से फिर हम बखमूत को बआसानी कैप्चर कर सकते हैं, अदरवाइज फिर हमें विदड्रॉ करना पड़ेगा। जब इस तरह की विदड्रॉ करने की धमकियां दी जाती हैं, धमकी आती है, तो फिर उसके लिए अगर और कोई पॉसिबल सूरत नजर नहीं आती तो डेफिनेटली फिर हमें जो है ना वो मोरल हाई करने के लिए ये जो स्ट्रैटेजी होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है मैदान के अंदर। जो भी अपनाई जा रही है ना साइमा, उसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि कुछ इसमें जंग में कोई नतीजा बरामद होता हुआ हमें दिखाई नहीं देता है, जंग नतीजा खेज नहीं हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि जो मार्का है दोनों ममालिक के दरमियान ये इसी तरह से लोगों की जानें लेता रहेगा, किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेगा, सेटल डाउन नहीं होगा? बहरहाल जो क्लियरली चीजें नजर आती हैं उसमें तो यही कहा जा सकता है, लेकिन जो रीड डॉक्यूमेंट्स है, अमेरिकन सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो डीक्लासिफाई हुआ है, जो कि आपका प्रीवियस प्रोग्राम जो था वो इसी के ऊपर मबनी था और मैंने बहुत गौर से सुना था, तो उसमें जो है वो हमें उनके मुताबिक जो है यूक्रेन में इतनी सलाहियत हमें नजर नहीं आ रही इस वक्त कि वो जंग को जारी रख सके, ये तो बहुत क्लियर है सारी दुनिया के लिए। लेकिन यूएस जो है वो इनको असला, यूक्रेन को असला सप्लाई कर रही है ताकि रूस की जो गिरती हुई और वीक इकोनॉमी है उसको मजीद बर्डनाइज किया जाए, उसके ऊपर मजीद जोर डाला जाए और रूस को मजीद, जैसे कि 1991 में वो डिसइंटीग्रेट हुआ था सोवियत यूनियन, उसको मजीद रूस को जो है वो डिसइंटीग्रेशन की तरफ ले जाए। अच्छा, अमेरिका की जानिब से तो ये सारी कोशिश हो रही है, लेकिन एक कोशिश चाइना की जानिब से भी हो रही है साइमा, अगर आप मुझे सुन पाएं,
اور وہ یہ کوشش ہے کہ دونوں کے درمیان کوئی مصالحت ہو جائے, یہ جنگ کسی طور ختم ہو جائے. وفد بھی ایک چائنا کی جانب سے بھیجا گیا, پھر بات چیت بھی کی گئی ہے چائنیز پریزیڈنٹ کی جانب سے فریقین سے. تو آپ کو لگتا ہے کہ چائنا کی کوششیں جو ہیں یہ کہیں کارگر ثابت ہوں گی اس ساری جنگ کو ختم کرنے میں؟ دیکھیں چائنا از اے سافٹ پاور, اس کا ہمیشہ سے یہی اسٹریٹجی رہی ہے کہ وہ بڑے سافٹ طریقے سے موو کرتا ہے. امریکہ از اے ہارڈ پاور. اس وقت امریکہ جو ہے وہ یوکرین کی سائڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو امریکہ جو ہے ایز اے ہارڈ پاور ان کو جو اسلحہ سپلائی کر رہا ہے, تو یہ ساری چیزیں جب سافٹ پاور اس کو دیکھتی ہے تو اس کی نیگوسیشن کا ایک پروسیس ہم ویزیبلی دیکھ سکتے ہیں, ہم آبزرو کر سکتے ہیں. وہ کارگر ثابت نہیں ہو سکتا اس طرح سے, کیونکہ ہارڈ پاور کو روکنا اس وقت مشکل ہے. پھر انسانی جانوں جو ہے وہ کنٹینیوسلی جو روس کے مخالفین ہیں ان کے لیے یہ معنی نہیں رکھتا کہ انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا. ان کے لیے جو چیز معنی رکھتی ہے وہ یہ کہ روس جو ہے وہ مزید ٹوٹ کا شکار ہو, اور بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. ٹھیک ہے جی, مختلف قوتوں کے مختلف جو ہیں وہ خواہشات ہیں, مختلف مقاصد ہیں, اور وہی مقاصد جو ہیں اس جنگ کو کہیں نہ کہیں بڑھاوا دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. لیکن بہت ساری قوتیں جیسے چائنا ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے, وہ کوشش کر رہی ہے کہ اس جنگ کو ختم کروایا جا سکے, فریقین کے درمیان کچھ مصالحت ہو سکے, اور اس کے لیے ایفرٹس کی جا رہی ہیں, وفود بھیجے جاتے ہیں. بہت شکریہ میم سائمہ کوثر, آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں. اور ناظرین اب جب چائنا کا ذکر ہو رہا ہے تو چائنا سے جڑی ایک اور خبر آپ سے شیئر کر لیتے ہیں. ناظرین چین نے کینیڈا کی جانب سے چینی سفارتکار کو ملک بدر کیے جانے کے رد عمل میں شنگھائی میں تعینات کینیڈین سفارتکار کو ملک بدر کرنے کا اعلان کر دیا ہے. چینی وزارت خارجہ نے کینیڈین سفارتکار کو 13 مئی تک چین چھوڑنے کا صاف صاف کہہ دیا ہے. ناظرین بیجنگ کا یہ جو اقدام ہے اس سے قبل کینیڈا کی حکومت نے چینی سفارتکار پر اندرونی معاملات میں مداخلت کا الزام عائد کیا تھا اور انہیں ملک بدر کر دیا تھا. ان پر کنزرویٹو رکن پارلیمنٹ مائیکل چونگ پر تنقید کرنے, ہانگ کانگ میں ان کے اہل خانوں کو دھمکیاں دینے کا الزام تھا. کینیڈا کی وزیر خارجہ میلانی جولی کے مطابق وہ اپنے اندرونی معاملات میں کسی بھی قسم کی غیر ملکی مداخلت کو برداشت نہیں کریں گے. کینیڈا میں سفارتکاروں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ اگر وہ اس قسم کے رویے میں ملوث ہوئے تو انہیں واپس ان کے گھر بھیج دیا جائے گا. اچھا ناظرین, جب ہم کینیڈا اور چین کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ دونوں کی جانب سے ایک دوسرے کے سفارتکاروں کے ملک بدری کے احکامات کے بعد پہلے سے ہی جو تعلقات ان میں کشیدہ تھے ان میں مزید تلخی آ چکی ہے. دونوں ملکوں میں 2018 میں اس وقت دوریاں بڑھنا شروع ہوئی تھی جب کینیڈا نے چینی کمپنی کے ایک اعلیٰ عہدیدار کو گرفتار کیا تھا, اور اس کے بعد سے ہی بیجنگ نے بھی 2 کینیڈین شہریوں کو حراست میں لے لیا تھا. یہ ساری سچویشن ان دونوں کے درمیان چل رہی ہے. چین اور کینیڈا کے درمیان سفارتی تعلقات میں سرد مہری آئی کیوں ہے, اور اس واقعے کے بعد یہ مزید بڑھ رہی ہے, کہیں پر جا کے تھمے گی نہیں تھمے گی, کیا ہو سکتا ہے آگے دونوں ممالک کے درمیان, اس پر آج ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے, آپ سے شیئر کرتے ہیں. چین نے اپنے شہر شنگھائی سے کینیڈا کے قونصل خانے کی ایک سفارتکار جینیفر کی ملک بدری کا حکم دے دیا ہے. چین نے یہ فیصلہ کینیڈا کی جانب سے چینی سفارتکار کو ملک بدر کرنے کے بعد سامنے آیا ہے. چین کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ بیجنگ کینیڈا سے چینی سفارتکار کی ملک بدری کی سختی سے مذمت اور مخالفت کرتا ہے اور کینیڈا سے شدید احتجاج کرتا ہے. کینیڈا کے غیر اخلاقی اقدام کے رد عمل میں شنگھائی میں ان کی کونسلر کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر 13 مئی کو ملک چھوڑنے کا کہا گیا ہے. رپورٹس کے مطابق کینیڈا نے گزشتہ روز مداخلت کے الزام میں چینی سفارتکار زاؤ وی کو ملک بدر کرنے کا اعلان کیا تھا. کینیڈا کی وزیر خارجہ میلانیا جولی کا کہنا تھا کہ وہ اپنے اندرونی معاملات میں کسی بھی قسم کی غیر ملکی مداخلت کو برداشت نہیں کریں گے. کینیڈا اپنے اس عزم پر قائم ہے کہ جمہوریت کا دفاع انتہائی اہمیت کا حامل ہے. کینیڈا میں غیر ملکی سفارتکاروں کو خبردار کیا گیا کہ اگر وہ اس قسم کے رویے میں ملوث ہوئے تو انہیں گھر بھیج دیا جائے گا. اس پر کینیڈا میں چین کے سفارت خانے نے رد عمل دیا کہ کینیڈا نے سفارتکار کو ملک بدر کر کے 2 طرفہ تعلقات کو سبوتاج کر دیا ہے. چین بغیر ہچکچائے جوابی اقدامات اٹھائے گا اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے تمام نتائج کینیڈا کو برداشت کرنا ہوں گے. اس تازہ ترین اقدام سے چین اور کینیڈا کے پہلے سے ہی کشیدہ تعلقات میں مزید تلخی آ گئی ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق چین اور کینیڈا کے درمیان تعلقات 2018 میں اس وقت کشیدہ ہوئے تھے جب کینیڈا نے چینی کمپنی کے ایک اعلیٰ عہدیدار کو گرفتار کر لیا تھا, جس کے بعد بظاہر انتقامی کارروائی کے تحت چین میں 2 کینیڈین شہریوں کو حراست میں لے لیا گیا تھا.
बाद में तीनों को रिहा कर दिया गया, लेकिन चीन का मौक़िफ़ है कि कनाडा भी अमेरिका की बीजिंग से मुतालिक पॉलिसी से हम आहंग है। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने हालिया महीनों में इंकिशाफ किया था कि चीन ने कनाडा के 2019 और 2021 के इंतखाबात पर असरअंदाज होने की कोशिश की थी। इन इंकिशाफात के बाद जस्टिन ट्रूडो को चीन के साथ सख्त रवैया इख्तियार करने के लिए दबाव का सामना है। माहिरीन के मुताबिक चीन और कनाडा की जानिब से एक दूसरे की जानिब से मुल्क बदर करने के इक़दाम से पहले से ही कशीदा ताल्लुकात में मजीद तलखियाँ पैदा हो सकती हैं। दोनों मुल्कों को ऐसे सख्त इक़दाम से गुरेज करना चाहिए। बिल्कुल जी, शकूक व शुबहात दूर करने चाहिए और ऐसे सख्त इक़दाम से गुरेज करना चाहिए है। इसी नोट पर आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। कल मेरी आपसे दोबारा मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जाते जाते हमारा स्पेशल सेगमेंट चलते चलते ज़रूर देखिएगा। अल्लाह ने के बाद। फ़लस्तीन में इसराइली फ़ौज की बर्बरियत और मज़ालिम का सिलसिला जारी है। इसराइली तैयारों की गजा की पट्टी पर फिजाई हमलों में 13 फ़लस्तीनी शहीद और 20 से ज़ायद जख्मी हो गए। शहीद होने वालों में 4 बच्चे और 4 ख़वातीन भी शामिल हैं। और पार्लियामेंट ने इसराइली जारहियत की मज़म्मत करते हुए आलमी बिरादरी से मुतालबा किया कि वो अपनी जिम्मेदारी अदा करे और निहत्ते फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ मुसलसल हमलों को रोकने के लिए काम करे। मिस्र ने भी इसराइली हमलों को बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफवर्जी करार दिया। रवां साल के आगाज से अब तक इसराइली फौज के हाथों 117 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अफ्रीकी मुल्क कांगो के सूबे में गुज़िश्ता हफ्ते आने वाले सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। बारिशों, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में हलाकतों की तादाद 400 से तजावुज़ कर गई है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सूबाई गवर्नर ने बताया कि गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान होने वाली शदीद बारिशों की वजह से नदी नालों में तुग़यानी और मट्टी के तोदे गिरने से कई घरों को नुकसान पहुंचा, जबकि जनूबी क्यूब के इलाके में कई देहात तबाह हो गए। मुतासरा सूबे में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश में मुसाफिर बस पुल से नीचे गिर गई। हादसे में 22 अफराद हलाक और 31 जख्मी हो गए। हलाक होने वाले मुसाफिरों में 3 बच्चे और 10 खवातीन भी शामिल हैं। मुसाफिर बस खरगोन से इंदौर जा रही थी। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी की वजह से पेश आया। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर के मालिक एलन मस्क के कंट्रोल संभालने के बाद से ट्विटर में बहुत सी तब्दीलियां देखने में आई हैं, जिनमें सर फहरिस्त ब्लू टिक के हवाले से नई पॉलिसी है। अब ट्विटर ने कई सालों से गैर फाल अकाउंट्स को हटाना शुरू कर दिया है। अपनी ट्वीट में एलन मस्क ने ऐलान किया कि हम इन अकाउंट्स का सफाया कर रहे हैं जिन पर कई सालों से कोई एक्टिविटी नहीं नजर आई, इसलिए आपके फॉलोअर्स की तादाद मुमकिन तौर पर कम हो सकती है। क्लास में फोन इस्तेमाल करने से रोकने पर अमेरिका में तालिबा ने टीचर पर काली मिर्च का स्प्रे कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाई स्कूल की तालिबा क्लास में सवालात के जवाब गूगल से ढूंढ रही थी। मुश्तिल तालिबा ने टीचर पर 2 मरतबा काली मिर्च का स्प्रे कर दिया। इस दौरान टीचर को बचाने के बजाय दीगर तालिबा हंसते रहे। सोशल मीडिया सारिफीन ने तालिबा के रवैये की मजम्मत करते हुए उसे सजा देने का मुतालबा किया। 19 साल बाद इथोपियन एयरलाइन ने बराह रास्त पाकिस्तान के लिए परवाजों का आगाज कर दिया। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा इथोपियन एयरलाइन से बराह रास्त परवाज जना टर्मिनल पर उतरी। परवाज PK-80 694 के जरिए 4 स्टेट मिनिस्टर भी पाकिस्तान पहुंचे। एयरपोर्ट लाउंज में तकरीब का इख्तिताम किया गया। पाकिस्तान और इथोपिया के दरमियान परवाजों की असर नौ बहानी से तिजारत और सियाहत को फिरोग हासिल होगा।